हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं नई क्लास आपके सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी कुछ सेकंड चैप्टर के बारे में बता दिया है। साध्यता ज्ञात करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। मूलरता को हम पढ़ चुके हैं, मूलरता को हमने पढ़ लिया, साथ में मूल प्रभाज को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इनको। तो क्वेश्चन देखते हैं, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि जो आपका 9 जून को पेपर होने वाला है, डेफिनेटली उसमें अणु संख्या गुणधर्म से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्मों को ध्यान से देखेंगे आप लोग। विलयनों के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है किस पर, विलयनों के वे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, परिभाषा अच्छे से याद हो गई होगी आप लोगों को। विलयनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखना कि अणु संख्या के जो गुणधर्म होते हैं यह विलेय और विलायक की कणों की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर नहीं करते हैं, याद रखना आपको। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या हो गया, विलयनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म विलेय और विलायक की जो कण होते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। याद रखिएगा, अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकारों के नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो ध्यान रखेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक अणुओं की संख्या उसके नाम से पता चल रहा है। तो और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हमारा विलयन है, तो आपको याद रखना है विलयनों के ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, याद रखिएगा आप लोग, इनके नाम याद रखना है। बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाष्पदाब क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर बाष्प के कणों के द्वारा डाला गया दाब बाष्पदाब कहलाता है। ठीक है ना, तो हम लोग बाष्पदाब कैसे कहेंगे, किसी भी बाष्प के ऊपर जो दाब डाला जाता है उसे हम बाष्पदाब कहते हैं। ठीक है ना, समझना है आपको कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये बीकर है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इस बीकर में मान लीजिए कि कोई ऐसे ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, ये पूरा द्रव भरा हुआ है। तो यहाँ से इस द्रव की सतह पर ध्यान रखेंगे, इस द्रव की सतह पर यहाँ से जब वाष्प बन जाती है, इन वाष्प के कणों के द्वारा ये डाला गया जो दाब होता है वो वाष्पदाब कहलाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो परिभाषा क्या है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर वाष्प के कणों के द्वारा डाला गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पदाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वाष्पदाब में उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमने ये 2 बीकर लिए, आपको ध्यान रखना हमने ये 2 बीकर लिए हैं। एक बीकर को हमने नाम दिया ए, एक को हमने नाम दिया बी। दोनों में हमने शुद्ध विलायक भरा है, मान लीजिए जल भर लिया, जल विलायक होता है। तो अगर हम मान लीजिए कि हम ए वाले को उबालते हैं और अगर एक एग्जाम्पल के रूप में ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है तो बी वाला भी 20 पे उबलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बी वाले में हम इसमें कुछ विलेय पदार्थ मिला देते हैं, क्या मिला दिया हमने, विलेय, तो फिर ये 20 की जगह 30 डिग्री पर उबल रहा है, मतलब इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इसका बाष्प जो है, बाष्प बनने की दर वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वथनांक बढ़ेगा तो बाष्पदाब जो है, बाष्प बनने की दर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन बाष्पदाब में कमी आ जाती है, क्योंकि द्रव की वाष्पन सतह पर अवाष्पशील विलेय के कण उपस्थित होने के कारण वाष्पन सतह का क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है। ठीक है, अतः अवाष्पशील विलेय युक्त विलायक का जो बाष्पदाब है शुद्ध विलायक के बाष्पदाब से कम होता है, जिसे हम बाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। आपकी परीक्षा की दृष्टि से राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। तो राउल्ट का नियम क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, अभी आपको बताया था, लेकिन उसके बाष्पदाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो राउल्ट ने क्या किया था कि विलयनों के बाष्पदाब, याद रखिएगा यहाँ से ये 2 चीज़ें,
राउल्ट ने क्या किया था कि विलियनों के बासदाब और बिले के सांद्रण, ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो राउल्ट ने क्या किया था, विलियनों के बासदाब तथा बिले के सांद्रण के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया, जो राउल्ट के नियम के नाम से जाना जाता है, राउल्ट के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे आप नियम क्या है इसका, कि स्थिर ताप पर किसी अबासिल विलयुक्त विलयन में विलायक का जो बासदाब है विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो विलायक का बासदाब क्या हो जाएगा, विलायक का बासदाब समानुपाती हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विलायक के बासदाब को हमने लिखा P, ठीक है, और यहाँ से विलायक का जो बासदाब है इसको हमने लिखा PA, और विलायक का मूल प्रभाज इसको हमने लिखा XA, ठीक है ना। तो ये आपको देखिए, तो यहाँ से PA बराबर क्या हो जाएगा, KXA, ठीक है, अच्छे से देखते हुए चलेंगे। इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे PA बराबर क्या लिखा हमने, KXA। अब यहाँ पे क्या क्या है, K एक समानुपातिक स्थिरांक है। हम जानते हैं कि विलायक का मूल प्रभाज मतलब XA, ठीक है, इसके बराबर 1 होता है, और PA जो है वो सिद्ध विलायक का वास्ता P0A होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखें आप, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A, और PA बराबर क्या हो जाएगा, K। क्लियर है आप लोग, क्यों हो जाएगा। अभी यहाँ से आप देखिए कि ये जो PA के बराबर हमने क्या मान लिया, K, क्यों माना, क्योंकि यहाँ से अभी हमने क्या बताया था कि यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये PA बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये P0A बराबर हो जाएगा हमारा K। चलिए, अब समीकरण जो हमारा एक है, समीकरण जो 2 है हमारा, समीकरण 2 से K का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर हमारा 1 कहाँ है, ये है, ठीक है ना। समीकरण 2 से K का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A XA, समीकरण नंबर 3 देते हैं। और बिलियन का मूल प्रभाज कितना होता है, 1। बिलियन का मूल प्रभाज मतलब इसमें बिले और बिलायक दोनों शामिल करेंगे। तो XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। XA बराबर हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, XA बराबर इस XB को हम इस तरफ ले आए, तो क्या हुआ, 1 माइनस XB हो गया, ठीक है। अब XA का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, अच्छे से देखेंगे आप लोग। अब यहाँ से XA की वैल्यू आई है 1 माइनस XB, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 भी आप देख पा रहे हैं। तो PA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P0A, लेकिन इस XA की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस XB, ठीक है। ब्रैकेट का हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PA बराबर क्या होगा, P0A का 1 में इंटू हुआ तो P0A, और P0A का XB में हुआ तो माइनस P0A XB, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो P0A है, अच्छे से देखेंगे आप लोग कि ये जो माइनस का P0A XB है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझना है कि क्या किया हम लोगों ने यहाँ से, कि ये जो P0A है इसको हम यहीं पे रहा, ये P0A में आ रहा है यहीं पे है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं माइनस का P0A बराबर के इस तरफ आए, तो ये हो गया प्लस का P0A XB, ठीक। ये पूरा समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से कि P0A, ठीक है, P0A XB बराबर क्या हमारा, ये P0A, और ये PA जो है इस तरफ आया, तो ये हो गया हमारा माइनस का PA। अब हमारे पास बच रहा है XB बराबर क्या बचा हमारे पास, P0A माइनस PA, और ये जो P0A है अपॉन में आ गया, तो क्या हो गया, P0A, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण में P0A माइनस PA को वास्तव में अवनमन एवं P0A माइनस PA को अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमारा राउल्ट का नियम था, इंपॉर्टेंट है। वीडियो रोक रोक के आप इसको 2-3 बार सुनेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, तो सबसे पहले हम लोग क्वथनांक समझते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव क्या होता है, निश्चित ताप पर उबलता है। वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। अर्थात क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वास्तव क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके बराबर हो जाता है। यहाँ से जो लाइन हमने अभी पिछले पढ़ी थी देखेंगे कि हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वास्तव में क्या होती है, कमी हो जाएगी। और अभी आपको बताया था कि वास्तव में कमी हो जाएगी तो क्वथनांक में क्या वृद्धि हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल टीबी से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद ये ग्राफ समझिए आप यहाँ से कि हमने 2 अक्ष बनाए यहाँ से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि एक जो हमने अक्ष बनाया ये ऊपर वाष्पदाब वाला है, इस तरफ हमने जो बनाया ये टेम्परेचर वाला है, ठीक है ना। तो वाष्पदाब और टेम्परेचर इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप अच्छे से देखिए। तो यहाँ से वाष्पदाब और टेम्परेचर के बीच हमने क्या किया, कुछ हमने वक्र बनाए हैं।
ये ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर की जो डैश डैश वाली लाइन है ये वायुमंडलीय दाब की है। यहाँ से T1 और T2 आप लोग अच्छे से देखिए, हमने इसमें दो कर्व खींचे हैं, दो वक्र खींचे हैं। एक शुद्ध विलायक का है जिसको हमने ए बी नाम दिया, एक विलयन का है जिसको हमने सी डी नाम दिया है। तो देखिए चित्र में क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते हुए शुद्ध विलायक और विलयन के बासदाब, ध्यान रखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते हुए शुद्ध विलायक और विलयन के बासदाब तथा ताप के मध्य क्या किया हमने, एक ग्राफ खींचा। ग्राफ में ए बी शुद्ध विलायक का वक्र है, आप देख पा रहे हैं। जो ए बी है वो किसका है, शुद्ध विलायक का है, तथा सी डी है वो किसका है, विलयन का। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि शुद्ध विलायक का जो बासदाब है वो ताप T1 पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि अच्छे से इसको समझेंगे आप लोग कि ये जो शुद्ध विलायक है, ठीक है ना, तो ये शुद्ध विलायक जो है वो कहाँ पे, ये टेम्परेचर T1 पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि T1 जो है ये शुद्ध जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक है। आगे देखते हैं, ग्राफ में सी डी जो है वो विलय युक्त विलयन का कर्व है। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि विलयन का जो बासदाब है T1 पर नहीं बल्कि T2 पर वायुमंडलीय ताप के बराबर होता है। अतः जो ताप T2 है विलयन का क्वथनांक होगा, जो कि शुद्ध विलायक मतलब T1 से कैसा होगा, ये ज़्यादा होगा। अतः क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा हमारा, डेल टी वी, जिससे हम क्वथनांक में उन्नयन को शो करते हैं। तो डेल टी वी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। यहाँ से ध्यान रखिए क्वथनांक में उन्नयन जो है वो मूललता के समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती क्या हो जाएगा, मूललता। क्वथनांक में उन्नयन को हम अभी लिख सकते हैं T2 माइनस T1 और मूललता को हम शो करते हैं स्मॉल m से, हमने लिख दिया। नीचे हम देखेंगे T2 माइनस T1 की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल टी वी मतलब क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती क्या हो गया हमारा m। तो डेल टी वी बराबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, के बी एम। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो के बी है, के बी क्या है, एक स्थिरांक है जिसे हम मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन आप लोगों ने पढ़ा। क्वथनांक में उन्नयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमांक में अवनमन। ठीक है, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। हिमांक माने किसी भी द्रव का वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जमने लगता है। तो हिमांक में अवनमन को पढ़ते हैं। देखिए, जब किसी द्रव को हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वह जमने लगता है। जिस ताप पर वह ठोस अवस्था में मतलब जम जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप उसका हिमांक कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का बाष्प क्या होता है, उसकी ठोस अवस्था के बाष्प के बराबर हो जाता है। यहाँ से देखेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में क्या होता है, आवासशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके बाष्प में क्या होती है, कमी हो जाएगी। इसके फलस्वरूप उसके हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम डेल टी एफ से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे दर्शाएंगे, इसे हम डेल टी एफ से दर्शाते हैं, ठीक। याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक ग्राफ देखिए आप लोग, फिर से हमने बाष्प और टेम्परेचर के बीच में क्या किया है, संबंध दर्शाया है। ये ऊपर वाला हमारा वायुमंडलीय दाब है, यहाँ से हमारा T0 और ये T1 आप देख पा रहे हैं, ये ये ताप के क्या है, इंडिकेटर है। अब यहाँ से देखिए कि चित्र में हिमांक में अवनमन को दर्शाते हुए शुद्ध विलायक, ठोस विलायक एवं विलयन के बाष्प तथा ताप के मध्य एक ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ को भी ध्यान से देखते चलेंगे। ग्राफ में जो कर्व BC है, ध्यान रखिएगा, ग्राफ में जो कर्व कौन सा हमारा BC है, ये जो ग्राफ में हमारा कर्व BC आप देख रहे हैं, ये शुद्ध विलायक का वक्र है, ठीक है। जो AB आप देख रहे हैं ये ठोस विलायक का है, और ये जो DE है ये विलयन का है, ठीक है ना। तो ग्राफ में कर्व BC, AB तथा DE क्रमशः शुद्ध विलायक, ठोस विलायक और विलयन के कर्व हैं। अब यहाँ से ग्राफ से स्पष्ट होता है कि शुद्ध विलायक जो है ताप T1 पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ से, शुद्ध विलायक ताप T1 पर, ध्यान से देखिए, शुद्ध विलायक, ये जो शुद्ध विलायक है यहाँ से आया और ये नीचे हुए आया, तो कहाँ आया, ये ताप T1 पर, ठीक है ना। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि शुद्ध विलायक ताप T1 पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, अतः ताप जो T1 वो है वो शुद्ध विलायक का हिमांक है। इसी प्रकार देखिए, शुद्ध विलायक में जब आवासशील विलय मिला दिया तो प्राप्त विलयन ताप T0 पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अतः ताप T0 विलयन का हिमांक है, जो कि शुद्ध विलायक के हिमांक T1 से कम होता है। अतः हिमांक में अवनमन बराबर हमारा हो जाएगा डेल टी एफ बराबर T1 माइनस T0। तो यहाँ भी हम जानते हैं कि हिमांक में जो अवनमन है वो मूललता के समानुपाती होता है।
तो हिमांक में अवनमन समानुपाती हो गया मूललता। हिमांक में अवनमन को हम लिख सकते हैं T1 माइनस T0 समानुपाती स्मॉल m। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमांक में अवनमन। ठीक, अगला हम IMP क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं, पराशरण दाब को मापने की वर्गली हेटली विधि। ठीक है ना, एक बात और आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको बताया था मैंने, हम लोग पढ़ रहे हैं अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्मों की संख्या होती है 4। ठीक है ना, तो ये चौथा हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है, इसको अच्छे से याद करिए। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ कि राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, साथ में पराशरण दाब मापने की वर्गली हेटली विधि, इन चारों में से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, तो पराशरण दाब मापने की वर्गली हेटली विधि को पढ़ेंगे हम। पराशरण दाब मापने की वर्गली हेटली एक उपयुक्त विधि होती है। इस विधि में क्या होता है, स्टील का बना हुआ एक कंटेनर होता है, एक मजबूत बेलनाकार पात्र होता है, जिसकी बाह्य सतह पर दाब डालने के लिए एक पिस्टन लगा होता है। अभी आगे डायग्राम में आपको बता रहा हूँ मैं पूरा, है ना। साथ में क्या होता है कि द्रव को मापने के लिए एक दाब मापी भी लगा होता है। इस स्टील के पात्र के बीचों बीच एक सरंध्र पात्र, सरंध्र मतलब जिसमें छिद्र होते हैं, फिट कर देते हैं। इस पात्र के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली लिपटी होती है। इस पात्र के एक ओर गैस का नली तथा दूसरी ओर वाटर रिजर्वर लगा होता है, जिसे हम टोटी भी बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा बना हुआ है ये क्या है, एक बेलनाकार है, ये पूरा एक पात्र बना हुआ है, अच्छे से देख पा रहे हैं आप। ठीक है ना, इसके ऊपर की ओर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, मतलब दाब मापी लगा हुआ है। यहाँ पे दाब को डालने के लिए एक पिस्टन लगा हुआ है, पूरा समझ पा रहे हैं। यहाँ से पानी को या जो भी ब्लैक भरेंगे उसके लिए यहाँ से क्या केस का नली लगी है, और यहाँ से पानी को निकलने के लिए एक टोटी या वाटर रिजर्वर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा। अब हम क्या करते हैं, उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, और स्टील के पात्र में, ध्यान रखिए किसमें, स्टील के पात्र में विलयन तथा सरंध्र पात्र में हम क्या करते हैं, जल भरकर उपकरण को स्थिर रख देते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिए, ये जो बीच वाला इतना एरिया दिख रहा है ये सरंध्र पात्र है, इसमें हमने जल भर दिया, और ये जो ऊपर वाला भाग है इसमें हमने क्या किया, ऊपर और नीचे वाले भाग में हमने इसमें विलयन भर दिया। ठीक है ना, और इसको स्थिर रख दिया। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं जो केशिका नली होती है, अभी हमने देखा था लेफ्ट साइड, है ना। केशिका नली में जल का स्तर क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है, क्योंकि पराशरण की क्रिया के कारण क्या होता है, जल जो है वो सरंध्र पात्र से निकल कर विलयन में जाने लगता है। फिर से डायग्राम में देखेंगे आप लोग, ये जो जल भरा हुआ है बीच में, हम इसको स्थिर रख देते हैं, तो ये जो विलयन है ना ऊपर और नीचे, इस विलयन में क्या होता है, ये जल जाने लगता है। क्यों जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे पराशरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है ना, तो क्योंकि पराशरण की क्रिया के कारण जल सरंध्र पात्र से निकलकर कहाँ, विलयन में जाने लगता है। अब जो पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन की सहायता से क्या करते हैं, हम दाब लगा देते हैं, और जिस समय दाब लगाते हैं उस दाब पर पराशरण की क्रिया रुक जाती है, और हम तुरंत क्या करते हैं, दाब मापी से उसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। यह जो दाब होता है यही पराशरण दाब होता है। ठीक है ना, इसके लाभ क्या होते हैं, नंबर 1 देख सकते हैं कि इस विधि में जो है पराशरण दाब को हम बाह्य दाब से संतुलित करते हैं। इस विधि से क्या होता है, पराशरण दाब को कम समय में शीघ्रता से मापा जा सकता है। ठीक, विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, जिससे क्या होता है, हमें सही मान प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। आप इन चारों को बहुत अच्छे से याद करके रख लीजिए। डेफिनेटली 9 जून को जो आपकी परीक्षा है उसमें इनमें से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।